औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 23 से पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात। जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना बेटा वो सुन सकता है। उसमें मैंने एंजाइम पे कंप्लीट जो है वो बताया था। उसमें मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और उसके अंदर मैंने बताया था बेटा कि एंजाइम और कैटालिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो जिसने वो मेरा लेक्चर नहीं सुना वो सुन ले। आज हमने पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने वाली प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को तोड़ने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की थोड़ी सी मकदार कैन कैटालाइज, तोड़ फोड़ कर सकती है, तेज़ कर सकती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा तादाद में जो सबस्ट्रेट हों उनको, इन आ बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन में। तो थोड़ी सी एंजाइम की मकदार बहुत सारी सबस्ट्रेट को तोड़ फोड़ का शिकार कर सकती है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। मैंने बताया था बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में हो रहे हों वो क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा? वो चीज़ जिस पे एंजाइम ने काम करना होता है वो सबस्ट्रेट कहलाती है। पिछले लेक्चर में मैंने सबस्ट्रेट तो जो है वो तफसील से बता दिया था। तो एंजाइम की एक खसूसियात है कि बहुत सारे जो सबस्ट्रेट हैं उनको तोड़ फोड़ कर सकती है। सबस्ट्रेट होते क्या हैं बेटा? यह आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो आप खाते हो, जिसको शुगर कहते हैं। इसको तोड़ना है, मज़ीद छोटा करना है, वो सबस्ट्रेट होगी आपकी। और तोड़ेगा कौन? एंजाइम तोड़ेगा। प्रोटीन हो गई, गोश्त वगैरह, उसको तोड़ेगा कौन? एंजाइम। और वो फिर प्रोटीन क्या बन जाएगी आपकी? सबस्ट्रेट बन जाएगी। इसी तरीके से लिपिड होती है, चिकनाइयाँ जिनको कहते हैं, वो सबस्ट्रेट बन जाएगी और एंजाइम उसको तोड़ देगा। तो एग्जांपल क्या है बेटा इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी की? के सक्रेज एंजाइम। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रख लो बेटा, जिस चीज़ को जो एंजाइम तोड़ेगा ना उसके आखिर में हम सफिक्स ASE लगाते हैं। ASE जैसे सक्रेज, सक्रेज, इसके आखिर में ASE लगा हुआ ना, ये एंजाइम है। जो एंजाइम तोड़ेगा जिस चीज़ को उसके आगे हम ASE लगाएंगे। तो ये सक्रेज एंजाइम सक्रोज को तोड़ेगा। सक्रोज कहते हैं चीनी को। चीनी को तोड़ने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा? सक्रेज। सक्रोज को तोड़ने वाला सक्रेज। ऐसे याद करना बेटा। लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, आखिर हम ASE लगाएंगे। ठीक हो गया। तो सक्रेज एंजाइम इन इट्स स्मॉल अमाउंट, एंजाइम का नाम क्या? सक्रेज है, और इसकी थोड़ी सी मकदार इजीली, आसानी से कैटालाइज तोड़ सकता है। एंड द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को ऑफ द सक्रोज, चीनी के, सक्रोज क्या होती है? चीनी होती है। चीनी के जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है उसको तेज़ कर सकता है थोड़ी सी मकदार सक्रेज एंजाइम की। तो कहने का मकसद ये है कि चीनी की बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो सक्रेज एंजाइम की थोड़ी सी मकदार तोड़ सकता है। फिर आ जाएगी बेटा सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी। सॉल्युबल भी करवाता, जो चीज़ें हल ना हो रही हों सॉल्युबिलिटी करवाता है। एंजाइम आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो है एंजाइम आमतौर पर हल हो जाते हैं। कोई पूछ लेता है मारूजी में कि एंजाइम सॉल्युबल हैं वाटर में, तो आपने कहना है कि यस सॉल्युबल हैं वाटर में। एंड डिल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन, और जो पतला शराब का अल्कोहल सोल्यूशन होता है उसमें भी हल हो जाता है ये। द एंजाइम कैन प्रेसिपिटेट, एंजाइम रसूब बना देता है इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स, मंदरजा झेल सॉल्वेंट्स के साथ। रसूब क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट, रसूब। अगर मैं एक गिलास में पानी और मिट्टी मिला दूँ, मिट्टी को मैं हिलाऊंगा तो सोल्यूशन बन जाएगा, थोड़ी देर रखूँगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो ये प्रेसिपिटेट बना सकता है किन के साथ? कंसनट्रेटेड अल्कोहल, गाढ़ी शराब के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ, एंड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। तो ये क्या बना देता है? रसूब। अब आपने सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखना है कि एंजाइम जो है पानी में हल हो जाता है और डिल्यूट अल्कोहल में, और कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है। बस इतना सा याद कर लेना, इसी तरीके से रसूब बना देता है। ठीक है। फिर आ जाएगा एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़। वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ होती है बेटा। बस स्पीड में सिमत नहीं होती, वेलोसिटी में सिमत होती है, बस एक ही चीज़ होती है। इकाई वक़्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है, और इकाई वक़्त में किसी ख़ास सिमत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। ये इतनी सी तारीफ़ है, तो स्पीड ही है, समझ लो। वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है वेलोसिटी है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेज अप, जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे द सर्टेन मैक्सिमम, एक ख़ास हद तक,
तो इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक ख़ास वक्त के बाद इट डिक्रीजेज, ये कम होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 मज़दूर हैं, हमने 100 ईंटें लाई तो वो फटाफट लगा देंगे, 200 ईंटें लाई तो वो फटाफट लगा देंगे, 500 हज़ार ईंटें तक वो लगाते रहेंगे। लेकिन अगर हम 10,000 ईंटें 2 मज़दूरों के लिए लगा देंगे तो वो उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी काम करने की, वो स्लो स्लो एक हिसाब से ही काम करेंगे। सेम टू सेम बेटा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि आपकी जो सबस्ट्रेट हैं वो ईंटें हैं और एंजाइम हैं, उन पर काम करने वाले मज़दूर हैं। तो सेम टू सेम बेटा सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे ख़ास हद तक तो रिएक्शन की तादाद बढ़ेगी, अदरवाइज़ कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएगी पीएच बेटा। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पानी को जब तोड़ें तो हाइड्रोजन और OH आयन निकलते हैं बेटा। हाइड्रोजन के साथ P लगाएंगे तो H लग जाएगा और OH के साथ P लगाएंगे तो POH बन जाएगा। तो ये pH और POH जो है वो 14 तक होती है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिड होता है तेज़ाबी, और 7 से ऊपर अगर हम 14 तक जाएंगे तो वो अल्कलाइन होता है, जिसको बेसिक कहते हैं, बेसिक या अल्कलाइन। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं बेटा एसिडिक पीएच पे काम करते हैं 7 से नीचे, 1 2 3 4 5 6 पर, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। अल्कलाइन कितनी होती है? 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14 तक ये अल्कलाइन होती है। 12 13 14 ये इंतहाई अल्कलाइन और 1 2 3 इंतहाई एसिडिक तेज़ाबी। तो जो एंजाइम बेटा तेज़ाबी पीएच में काम करते हैं वो अल्कलाइन में जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे, और जो अल्कलाइन में एंजाइम काम करते हैं वो तेज़ाबी में आएंगे तो तबाह हो जाएंगे। एसिड्स क्या होते हैं? मैंने बताया बेटा तेज़ाबी जिनकी पीएच 7 से कम होगी। एसिड डीएक्टिवेट 2 एंजाइम। एसिड ऐसे एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देंगे, काम को रोक देंगे, दैट एक्ट, जो काम करते हैं एट अल्कलाइन पीएच पर। एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में काम करता है, एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। ये अल्कलाइन पीएच पर काम करता है छोटी आंत में। छोटी आंत की पीएच इतनी होती है 8.7। ये 2 मारूजियाँ बन सकती हैं बेटा। छोटी आंत में की पीएच कितनी होती है? 8.57। ये अल्कलाइन है। और ये एंजाइम ट्रिप्सिन भी कहाँ काम करता है? छोटी आंत में। एट एसिडिक पीएच, जैसे ही ये एसिडिक पीएच में जाएगा इट विल डिस्ट्रॉय, ये तबाह हो जाएगा। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम। ट्रिप्सिन वो एंजाइम है दैट्स क्रिएटेड बाय पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज यानी कि लबलबा खारिज करता है। ये भी मारूजी बन सकती है कि ट्रिप्सिन एंजाइम आता कहाँ से है, बल्कि अभी जो सप्ली के पेपर हुए हैं उनमें ये मारूजी आ गई है कि ट्रिप्सिन एंजाइम ने कौन सा क्रिएट करता है? पेंक्रियाज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अहम होता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, खाने के बेहतरीन हाजमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक हो गया बेटा? तो आपने ये मरूजी याद करनी है कि ट्रिप्सिन एंजाइम काम क्या करता है? प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। खारिज कौन करता है? पेंक्रियाज खारिज करता है, लबलबा खारिज करता है। काम किस पीएच पर करता है? 8.57 पे काम करता है। ठीक है, और एसिडिक में जाते ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर आ जाएगा बेसिस बेटा। बेसिस कहते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन पीएच होती है 7 से ज़्यादा वाली। ठीक है, बेसिस डीएक्टिवेट्स द एंजाइम। बेसिस उन एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देंगे, काम को रोक देंगे, दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच, जो कि एसिडिक पीएच पर काम करेंगे। पेप्सिन एंजाइम याद रख लो बेटा, मैदे में होता है, ये मैदे का एंजाइम है। एक्ट एट एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच में एसिडिक माहौल में काम करता है। 1 to 2 मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 तक क्या होती है? एसिडिक, और 1 और 2 तो इंतहाई एसिडिक होती है। तो मैदे की पीएच भी कितनी होती है? 1 से 2 होती है। अब ये मारूजी साथ के साथ मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है। मैदे की पीएच कितनी होगी? 1 से 2। क्यों? किसकी वजह से? HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, इंतहाई एसिड है वो। तो पेप्सिन मैदे में काम करता है 1 से 2 पीएच पर। एट अल्कलाइन पीएच, जैसे ही अल्कलाइन पीएच में जाएगा इट विल डिस्ट्रॉय, ये तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये वही बात है मैंने बताया था बेटा, जो एसिडिक माहौल में काम करेगा वो बेसिक में जाके तबाह हो जाएगा, और जो बेसिक में काम करेगा वो एसिडिक में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये नीचे बेटा पीएच स्केल दिया हुआ मैंने बताया था, 0 से 14 तक देख लें, ये पीएच होती है। तो ये शुरू में दिखाया गया तेज़ाब जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी पीएच 0 होती है। और एक वाला मोस्ट एसिडिक है, ये नीचे लिखा हुआ मोस्ट एसिडिक। ठीक हो गया? इसके ऊपर देखें, ये लेमन है ऊपर, ये लेमन की पीएच 2 होती है, ये भी एसिड में आ जाएगा। एप्पल की पीएच जो है वो 3 और 4 के दरमियान में है, ये निशान देखें 3 और 4 के दरमियान में, ये भी एसिडिक है। उसके बाद ये आ जाएगा विनेगर, सिरका, ये सिरके की पीएच 3 से थोड़ी सी कम है, ये देखें, यानी कि एसिडिक माहौल है। उसके बाद टमाटो आ जाएगा, टमाटर की पीएच पूरी 4 है, ये याद भी कर सकते हो आप, मरूजे में पूछ सकता है टमाटर की पीएच कितनी है।
विनेगर यानी सिरके की कितनी है। ठीक हो गया। एप्पल की कितनी है, एप्पल की 3.2 है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। बनाना आ गया, बनाना की pH 5 से थोड़ी सी कम है, यानी कि ये भी एसिडिक है थोड़ा। 7 से नीचे नीचे वाले सारे एसिडिक हैं। फिर आ जाएगा मिल्क। बेटा मिल्क थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है बस, ये बिल्कुल 7 से नीचे जाएंगे तो बहुत कम है, और ये बिल्कुल 1-2 पे चला जाएंगे इंतहाई तेज़ाबी हैं ये। ऐसे ही 7 से थोड़ा सा ऊपर जाएँ 8, 9, 10 ये थोड़े अल्कलाइन है, लेकिन 13 और 14 पे जाएंगे, 12, 13, 14 पे ये इंतहाई बेसिक हैं, इंतहाई अल्कलाइन। फिर ये बेकिंग सोडा की दी हुई है बेटा, वाटर की pH दी हुई है, वाटर की 7 होती है, न्यूट्रल होती है बिल्कुल। ये ब्लड की दी हुई है 7.4 होती है ब्लड की pH, ये सारों की दी हुई है। ठीक है। अमोनिया NH3 जो है, अमोनिया की pH दी है 11 से 12। ये सोप की, साबुन की दी हुई है 10 pH होती है। उसके बाद ये दिया हुआ है डेनर कोई इस टाइप की चीज़ लिखी हुई है, इसकी इंतहाई ये बेसिक है, अल्कलाइन है, ये उसके लिए यूज़ होता है सफाई के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद ये बेटा आ जाएगा हमारा पेज नंबर 25 पे, ये टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है ये कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के लिए काम करने के लिए 96 to 99 फ़ारेनहाइट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होता है, 98.6 होता है, यानी कि इसके दरमियान में 96 से 99 के दरमियान में इस पे एंजाइम बेहतरीन काम करते हैं। जब हमें बुखार होता है तो हम बुखार का इलाज इसीलिए करते हैं कि हमारे एंजाइम तबाह होना शुरू हो जाएंगे इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पर एंजाइम बेहतरीन स्पीड से काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा, 96 से फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट तक। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज़ रिगार्डेड बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में देखेंगे तो ये एंजाइम का जो काम करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा बेटा, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री में देखेंगे तो 35 से 40, और हमारी बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37। देखो 35 और 40 के दरमियान में कितना ज़बरदस्त टेम्परेचर अल्लाह पाक ने सेट कर दिया है। हाइपोथैलेमस के ज़रिए दिमाग में होता है, हाइपोथैलेमस वो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, तो उसके ज़रिए अल्लाह पाक कितना कंट्रोल करके रखता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्टिमम है, बेहतरीन। फ़ारेनहाइट में भी 96 और 99 के दरमियान में है, और डिग्री में भी 35 से 40 के दरमियान में है, ताकि हमारे एंजाइम फुल स्पीड से काम करते रहें। तो ये आपने याद रखना है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर 37, ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 40। ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना है, 96 से 99 तक, और हमारी बॉडी का फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ये जिन जिन बच्चों को याद ना हो, पता ना हो, उनके लिए मैंने नॉलेज में इजाफा कर दिया, वो याद कर लेंगे बेटा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनएक्टिव होते हैं एंजाइम, यानी 0 पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। अगर कोई फ्रिज में रख देगा एंजाइम को तो 0 डिग्री पे इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेरी लिटिल एक्टिव, थोड़े थोड़े एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। 35 से 40 मैक्सिमम एक्टिव, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। फिर अगर खुदा न खास्ता 50 तक पहुंच जाए, इतनी गर्मी हो जाए, 50 डिग्री पे इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें 0 पे भी इनएक्टिव थे और 50 पे भी दोबारा इनएक्टिव हो गए। अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे एंजाइम। उसके बाद आ जाएगा इन सॉलिड कंडीशन, ठोस सूरत हाल में जब ठोस कर देंगे इनको, इट मे बी स्टेबल एट अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल रह सकते हैं। स्टेबल कहते हैं अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत, वो क्या कहलाती है, स्टेबल। तो सॉलिड हाल, सूरत हाल में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। ये टेबल आपने बेटा बहुत अच्छे से याद करना है। ये नीचे दिया गया है बेटा, ये फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, ये इनका थोड़ा मुवाजना दिया गया है, ये देख लें। अगर आपको देखना है इसके अंदर समझना है तो ये 3 स्केल इन्होंने दे दिए गए हैं। तो बहरहाल आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को ही ज़्यादा याद रखें, बाकी ये 3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ये आपस में इनका देख लें, मुवाजना किया गया तीनों का। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही, बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।